आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग टीएचटी पीएचडी रिमाइंडर पुस्तक, जो कि घटना चक्र की पुस्तक है, उससे हिंदी साहित्य के इतिहास का फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो साथियों, इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन परंपरा में देखते हैं गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लाल त्योरेंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जबकि इसके पहले दो संस्करण 1839 और 1847 ईस्वी में दो भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हुआ। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय का है। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ एवं युग प्रवृत्तियों में से है। शुक्ल जी के इतिहास में युग प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक से किया था। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया 1883 ईस्वी का है। इसके बाद आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा एडविन ग्रिप्स महोदय। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। आगे डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने किया और काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु का जो प्रकाशन है वह 3 भागों में हुआ, जिसमें 1913 ईस्वी में 3 भाग और 1934 ईस्वी में चौथा भाग प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा विक्रमी संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 तक मानी है। वहीं मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं सूर, तुलसी, देव, इन्हें बृहत्त्रयी कहा जाता है। बिहारी भूषण और केशव इन्हें मध्यत्रयी कहा जाता है, जबकि मतिराम चंद्र बरदाई हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र लघुत्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की समय सीमा 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी यानी विक्रमी संवत 1925 से विक्रमी संवत 1950 तक, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक यानी विक्रमी संवत 1950 से 1975 तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रमी संवत 1050 से माना है। विक्रमी संवत 1050 से 1375 ईस्वी की विक्रमी संवत की जो कालावधि है, इसमें लिखे गए साहित्य के इतिहास को वीर गाथा काल के रूप में चित्रित किया गया है। वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया गया है आचार्य शुक्ल जी ने।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन काशी नागरी पचारणी सभा द्वारा हुआ। काशी नागरी पचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। काशी नागरी पचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास काशी नागरी पचारणी सभा ने प्रकाशित कराया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की परंपरा, गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। कुछ इतिहास ग्रंथों और लेखकों को देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, जबकि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास का है। इसके बाद प्रेम सागर की रचनाकार लल्लू लाल हैं। रानी केतकी की कहानी का नाम उदय भानचरित है, जिसके लेखक इंसाल्लाह खां हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता में, हिंदी के अध्यापक भाषा मुंशी थे सदल मिश्र और लल्लू लाल। नासिकेत उपाख्यान यानी चंद्रावती के लेखक सदल मिश्र हैं। सुख सागर के लेखक सदा सुखलाल हैं। सुख सागर का विषय विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। उर्दू को यामिनी भाषा कहने वाले लल्लू लाल हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। गोरा बादल के लेखक जटमल हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात हैं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि कल्लोल, कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया था। और रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध ब्रज यानी सिद्धों से है। साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। वीर गाथा काल नाम आचार्य शुक्ल जी ने दिया। वहीं हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा हैं। राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल भी कहा है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल नाम दिया। डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इसे आधार काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे इन लोगों ने इसे आधार काल की संज्ञा दी। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे वीर काल की संज्ञा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे जय काल कहा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? आरंभिक काल कहा। गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा। मोहन अवस्थी एवं सुमन राजे ने आधार काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदि काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल की संज्ञा दी। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल में गोरखनाथ का समय जो है वह 11वीं शताब्दी है और यह मान्यता यानी 11वीं शताब्दी मानने वाले गोरखनाथ का समय काल डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है,
इतिवृत्ति और आलोचना के संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे, अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति, इन खंडों में किसने विभक्त किया है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा पाली है। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी है। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार, तो इसके रचनाकार शालिभद्र सूरि जी हैं। पंच पांडव चरितरास किसने लिखा है? पंच पांडव चरितरास के रचयिता शालिभद्र सूरि हैं। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा का यह काव्य है। अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख करने वाले पतंजलि हैं। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द क्या है? जवाब हो जाएगा शिक्षा। आगे, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। जवाब हो जाएगा शरापा। अगला प्रश्न है कि सिद्ध योगियों की योगिनियां हैं। तो सिद्ध योगियों में मणिभद्रपा या मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलपा और मेखलपा। मेखलापा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा और मणिभद्रा, ये 4 योगिनी ही सिद्धों में। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि, अधिकांश इतिहासकार जो हैं वे सराहपा, सरहपाद, राहुल भद्र या सरोजवज, ये सारे एक ही लोगों के नाम हैं। शरहपा, सरहपाद, राहुल भद्र या सरोजवज, इनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। और सराहपा या सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन जी ने दोहा कोश नाम से किया। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को मानते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के पहले कवि शालिभद्र सूरि हैं। राहुल सांकृत्यायन एवं अन्य कवियों ने सराहपा को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। सिद्ध परंपरा के पहले कवि सराहपा या सरहपाद हैं। सराहपा या सरहपाद को पहला कवि किसने माना? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना। सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो जवाब हो जाएगा सरहपाद। पुण्य या पुष्य को हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। आगे, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरापा से आरंभ हुई और नारोपा से पूरी होती है। अगला कथन है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंट कर निकला है, और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, और पहली बार पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहने वाले चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है।
10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत किसने रखा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे चंद शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है सराहपा या सराहपाद को। आगे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। पौमचर्यु के रचनाकार स्वयंभू हैं। आगे अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। यह किस ग्रंथ में लिखा गया है? पौमचर्यु में। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल द्वारा रचित को माना जाता है। यह एक लौकिक चरित काव्य है। यह एक लौकिक चरित काव्य है। अपभ्रंश का बहुभूत किसे माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्यदंत या पुष्पदंत की प्रमुख रचनाओं में महापुराण, प्रणय कुमार, जय कुमार चर्यु अथवा यशोधर चरित, जसहर चर्यु प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ अन्य तथ्यों पर देख लेते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं में खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखन प्रमुख हैं। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। आगे जे हाल मिस्कीन मकुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बतियां, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे राउरवेल या राउरवेली रोड़ा कवि द्वारा लिखी गई पहली शिलांकृत कृति है। इसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। कलचूरी वंश की 7 नायक नायिकाओं के नक्शी का वर्णन राउरवेल में मिलता है। कुवलय माला कथा के रचनाकार उद्योतन सूर्य हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। आदिकाल की भाषा डिंगल व पिंगल अपभ्रंश है। इसके बाद चारण साहित्य रासो साहित्य को कहते हैं। सिद्धों और नाथों की संख्या, सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9 है। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था तो वह जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन देखने को मिलेगा। रासो ग्रंथ की भाषा सामान्यतः है। रासो ग्रंथ की भाषा सामान्य तौर पर डिंगल पिंगल है। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो उपदेश रसायन जिनदत्त सूर्य की रचना है। हिंदी साहित्य के 700 से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? हिंदी साहित्य के 700 से 1300 के बीच का जो समय है यह कालखंड चारण कालखंड है। चारण काल कहलाया जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय द्वारा। बीसल देवरासो जो कि नरपति नाल द्वारा लिखा गया है, इसमें किस शैली का प्रयोग है? तो जवाब हो जाएगा गेय शैली। बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी कौन है? तो राजमती है। बीसल देव राजमती से रूट करके उड़ीसा चला जाता है। बीसल देव रासो प्रमुख रूप से प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। आगे रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है तो यह है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो रासो परंपरा में श्रृंगार रस पर आधारित रचना है। राजमती से रूट कर बीसल देव कहां जाता है? तो उड़ीसा जाता है। जगनिक द्वारा लिखा गया परमाल रासो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जवाब होगा आल्हा खंड नाम से भी परमाल रासो को जाना जाता है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य मानते हैं। चंद्रबरदाई और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला
महाकवि माना है चंद्रबरदाई को, पहला महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान संयोक्ता के प्रति अनुरक्त थे और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर है। आगे बढ़ते हैं और आदिकाल की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। बीसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। खुमाण रासो दलपत विजय की रचना। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। सारी ही रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं साथियों, इनको याद रखिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। आगे अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंदु ने किया। संदेश रासक, आल्हा खंड और जय मयंक चंद्रिका वीर गाथा काल की रचनाएं हैं। विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली जो है आदिकाल की रचना है और विद्यापति आदिकालीन कवि हैं। आदिकालीन प्रमुख रस कौन सा रहा है, तो जवाब हो जाएगा वीर रस। विद्यापति ने लगभग कितने ग्रंथों की रचना की, तो जवाब हो जाएगा 14। विद्यापति के पदों की भाषा क्या है, तो जवाब हो जाएगा मैथिली। दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं विद्यापति की हैं। विद्यापति की भाषा क्या है, तो मैथिली, अवहट्ट और संस्कृत। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, तो जवाब हो जाएगा कीर्ति पताका। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है, तो उनकी रचना पदावली के कारण। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके विद्यापति के यहाँ उत्सव रूप में है, यह कथन किसका है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का यह कथन है। देसिल बहना सब जन मिठा, यह उक्ति किसकी है, तो विद्यापति की है। अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे, तो महाराज शिव सिंह, नरसिंह और कीर्ति सिंह के। पंथी साधकों में शामिल हैं जलंधरी पार्थ, भरथरी और चूणकरनाथ। इसके बाद नाथ पंथ के प्रणेता कौन है, तो आदिनाथ हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या होगा, तो ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। दोनों का जो है सूर्य और चंद्र का योग हठ योग कहलाएगा। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। सिद्ध कवियों की प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है, तो उसे संध्या या संधा भाषा कहा जाता है। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो जवाब हो जाएगा इतिहासकार अबू सईद ने। पार्श्वनाथ चरित के रचनाकार वादिराज हैं और निर्भय भीम व्यायोग के रचनाकार रामचंद्र सूर्य हैं। इसके बाद साथियों भक्तिकाल, तो भक्तिकाल का वीडियो आगे प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह पाठचर्या कंटिन्यू होती रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।